नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात जेनजी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने भारत के जेनजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया के जेनजी को भारत के जेनजी से सीखना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवा हमारे जेनजी नए परिणाम दे रहे हैं। युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है और लोकतंत्र की रक्षा अब जेनजी ही करेगा। ये बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कह चुके हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसे प्रदर्शन हुए जिसने जेनजी की सोच और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, क्योंकि हिंसा को किसी भी समस्या का समाधान नहीं माना जाता। इसमें यदि राहुल गांधी के बाद पीएम मोदी का जेनजी को समर्थन आया है तो उसके क्या मायने हैं और असल में आने वाले समय में जेनजेट की भूमिका कितनी अहम होगी, इस पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है आपका, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा, हमारे जेनजी यूथ आगे आ गए। युवा देश का भविष्य होता है। पिछले कुछ समय से देश में ऐसी ही युवा केंद्र बिंदु बने हुए हैं जिन्हें जेनजेट कहा जा रहा है। जेनजेट ये शब्द उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। ये शब्द मिलेनियल्स के बाद की पीढ़ी को दर्शाता है, लेकिन जब ये हिंसक होते हैं तो उन पर सवाल भी उठाए जाते हैं। आज जेनजेट पर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि पीएम मोदी ने जेनजेट की खूब सराहना की है। मोदी ने कहा, भारत के युवा हमारे जेनजी नए परिणाम दे रहे हैं। दुनिया के जेनजी को भारत के जेनजी से सीखना चाहिए। आज जेनजी इंजीनियर और साइंटिस्ट नई नई तकनीक बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी आगे करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज जनरेशन जेड डिजाइनर, जनरेशन जेड कोडर और जनरेशन जेड वैज्ञानिक प्रणालियों, मिश्रित सामग्रियों, रॉकेट चरणों या उपग्रह प्लेटफॉर्म में नई तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं। वैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक अकल्पनीय थे। आज युवा इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक प्रोपल्शन, कंपोजिट मटेरियल, रॉकेट स्टेज और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो पहले भारतीय स्टार्टअप्स के लिए सोचना भी मुश्किल था। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेनजी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं। इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं। जेनजेट की सराहना इसके पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया से ट्वीट कर चुके हैं और युवाओं को राजनीति के केंद्र में उन्होंने ला दिया था। उन्होंने इस ट्वीट से साफ कहा कि देश का युवा, छात्र और जेनजेट पीढ़ी ही भारत के संविधान को बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने और वोट चोरी रोकने में अच्छी भूमिका निभा सकती है। राहुल गांधी ने ये भी जोड़ा था कि वे इस संघर्ष में युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये बात तब सामने आई थी जब पड़ोसी देश नेपाल में जेनजी के विरोध ने वहां की पूरी सरकार ही गिरा दी। वहां पर नई सरकार का गठन हुआ था और राहुल गांधी जेनजेट का समर्थन करके सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए थे। अभी प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेनजी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। यह सवाल इस बात का है कि जेनजेट को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक जैसे विचार क्यों रख रहा है, जबकि कुछ प्रदर्शनों के दौरान जेनजेट की आलोचना भी की जा चुकी है। इस साल 8 देशों में युवाओं ने आंदोलन किया।
जिनमें नेपाल में युवा पीढ़ी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके चलते प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया पर बैन के बाद युवा भड़क उठे। नेपाल के बाद पेरू में युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इसी साल 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच इंडोनेशिया में युवाओं ने सांसदों के बढ़े भत्ते के खिलाफ आंदोलन किया था। इस प्रदर्शन में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आंदोलन के बाद दबाव में राष्ट्रपति प्रबोवो ने आवास भत्ते का फैसला रोक दिया था। 1 सितंबर को नीदरलैंड में भी युवाओं ने आंदोलन किया था। इजराइल की मदद करने की बात को लेकर युवाओं का गुस्सा फूटा था। प्रदर्शन के बाद सरकार ने नीति बदलने का वादा किया था। 10 सितंबर को फ्रांस में भी युवाओं ने बजट कटौती के विरोध में हड़तालें की। 21 सितंबर फिलीपींस में बाढ़ नियंत्रण भ्रष्टाचार के खिलाफ करीब 1 लाख लोग जुट गए। इस आंदोलन के दौरान 2 लोगों की मौत हुई, 205 लोग घायल हुए और 216 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। दबाव में स्पीकर सीनेट चीफ को इस्तीफा देना पड़ा। 22 सितंबर को इटली में गाजा युद्ध के विरोध में जेनजेड ने रेल पोर्ट ठप किए। लद्दाख में जेनजेड का 24 सितंबर 2025 को शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में हुआ था। 25 सितंबर को मेडागास्कर में बिजली पानी संकट और भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 5 लोगों की मौत होने से युवा भड़के हुए थे। ये घटनाएं बताती हैं कि जेनजी अब आवाज बुलंद कर रहा है और आगे भी हर उस मुद्दे पर बात करने को तैयार है जो देश और मानव हित से जुड़ी हो। लेकिन जब आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन होते हैं तो इन्हीं जेनजेड पर सवाल उठा दिए जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का भारत के जेनजेड को समर्थन के क्या मायने हैं और दूसरे देश के जेनजी इसे कितना फॉलो करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा, हमारे जेनजी यूथ आगे आ गए। चलिए, तो जेनजी की उभरती शक्ति की बात हो रही है, भारत की तरक्की की बात हो रही है और जब कुछ अच्छा होता है उसका वेलकम किया जाना चाहिए। आज की पूरी चर्चा जेनजी पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें इसकी बहुत सारी चीज़ों पर विस्तार से समझने की ज़रूरत है। एक बार जब प्रदर्शन होता है, जब युवा सड़कों पर आते हैं और हिंसक प्रदर्शन हो जाता है, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो वो जेनजी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह के युवा नहीं हो सकते या अपराधियों की श्रेणी में आएंगे। लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम उन्हें जेनजी ही कह देते हैं। ऐसा क्यों? इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से वैसे ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन तमाम पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, इसी पर आज हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रीना सक्सेना। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुनील त्रिपाठी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मयंक तिवारी हमारे साथ हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत पहले विवेक जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल राखी जी, ठीक ठाक आवाज। हाँ विवेक जी, मुझे पहले जितना मैं जेनजी को समझती हूं, पर क्योंकि आज पीएम मोदी ने भी सराहना की और जब नेपाल में कुछ घटनाएं हुई थी, जब जेनजी का प्रदर्शन हुआ था, राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा अब जेनजेड करेगा, तो आज उन्होंने सराहना की। लेकिन इसके पहले जब ये बातें आई थी, तब जेनजी का नाम सुनते से ही भारतीय जनता पार्टी एकदम से भड़क जाती थी, या ऐसा लगता था कि कोई आपराधिक श्रेणी की बात हो रही है। तो आज पीएम मोदी सराहना कर रहे हैं, क्या माने? आज की बात नहीं है, भारत का जेनजी जिम्मेदार है और जिस तरह से हमारी सरकारों में उसको योग्यता डेवलप करने के पर्याप्त अवसर मिले हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात समझाना चाहता हूं कि जेनजी में रोष कब व्याप्त होता है और कब जेनजी राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ लग करके काम करता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में जब मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी, तो उस समय बीटेक करने के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 1722 सीटें हुआ करती थी। अगर एक नंबर भी कम है तो आप उत्तर प्रदेश में चाह करके इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। आपके पास पैसा हो तो आप मैसूर कर्नाटक जाइए, जैसे अखिलेश जी करके आए मैसूर से बीटेक, तो अगर नहीं है
तो आप नहीं प्राप्त कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व यहाँ सरकारें आई तो हमने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बीटेक की व्यवस्था की, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी रास्ते साफ हुए। आज के दौर में हमारे युवाओं के पास सारे ऑप्शन हैं। जो चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, उसको उस विधा की शिक्षा पर्याप्त रूप से मुहैया हो रही है। और उसमें जो अपने आप को और डेवलप करना चाहता है उसके लिए तमाम सरकार के भी सहयोग से योजनाएं चल रही हैं, स्टार्टअप वगैरह तमाम योजनाएं, सबको पर्याप्त अवसर है। ऐसे में वो ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में लग रही है। देखिए, जवानी और बहता हुआ पानी एक जैसा होता है। उसको रोकेंगे, सड़ेगा, बदबू करेगा, दुर्गंध आएगी, और उसको उसके बहाव को, उसकी ऊर्जा को आप रास्ता देंगे तो आगे बढ़ेगा और उसके साथ राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। मोदी जी ने उसी विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि किस तरह से हमारे युवा राष्ट्र निर्माण में सहायक हो रहे हैं। हम कभी युवाओं की ऊर्जा के विपरीत देने, युवाओं के ऊर्जा को दिशा देने के हिमायती हैं। जिन परिप्रेक्ष्य में राहुल जी ने जनजी का उल्लेख किया था, अन्य देशों का उदाहरण समझते हुए, वो भारत के जनजी के लिए सूट नहीं करता। भारत का जनजी योग्य है, उसकी योग्यता को अवसर है और उस अवसर का लाभ उठाते वो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो रहा है। उन्हीं अर्थों में नरेंद्र मोदी जी ने इसका आज जिक्र किया है। अच्छा, एक छोटी सी बात कहना चाहते हो विवेक जी। जेंजी तो जेंजी होता है, यूथ तो यूथ होता है। अभी फिर आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि भारत का जेंजी ऐसा नहीं है। तो मुझे बताइए, नेपाल का या बाकी जगह का जेंजी भी तो युवा ही है। यदि अपनी किसी समस्या को लेकर या देश हित की किसी समस्या को लेकर, मानव हित की किसी समस्या को लेकर यदि वो परेशान हो चुका है और आवाज उठा रहा है, तो वो विद्रोही क्यों है, वो गलत क्यों है? देखिए, मैं सब पे आता हूं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। देखिए, बांग्लादेश में जो दिखा, जिस तरह से वहां एक धर्म विशेष के लोग, रेडिकलाइज लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस करके अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का अधोवस्त्र को दिखा रहे थे टेलीविजन चैनलों पे, ये कौन सी शिक्षा है, कौन से संस्कार है? ये साफ बताता है कि वहां के जनजी ना तो संस्कार, उनको कोई उचित शिक्षा मिली, का स्तर जो है वो सबको मालूम है। भारत में हमारा उसको योग्यता डेवलप करने के पर्याप्त अवसर हैं। उस योग्यता के सहारे देश निर्माण में सहायक हो रहे हैं। हम अन्य जनजी की और अपने जनजी की तुलना में बात बता रहे हैं कि हमारा जनजी अन्य देश के इस आयु वर्ग के लोगों से बहुत राष्ट्र के प्रति समर्पित है। उनके यहाँ समस्या दूसरी है। इस तरह से उन लोगों ने अपने देश को जलाने या अपने देश के सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया, उससे नुकसान तो उन्हीं के देश का हुआ। भारत का जनजी समझदार है और भारत के निर्माण में सहायक हो रहा, और उसी सहायक होने से देश भी आगे बढ़ रहा। आज प्रधानमंत्री जी का जो इस विषय पे मार्गदर्शन था वो इसी दृष्टिकोण से था। ठीक है, मैं विवेक जी, क्योंकि कई सारे मेहमान हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए फिर आऊंगी, लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगी बहुत छोटा सा। आज ही का घटनाक्रम में बहुत दूर नहीं जाना, यही मध्य प्रदेश में भोपाल की बात करूं, यहाँ से कुछ दूरी पर सीहोर पड़ता है, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर छात्रों ने, एक निजी विश्वविद्यालय है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में इतना विरोध हुआ, बसें फूंक दी गई। और क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जॉइंडिस हुआ, वो प्रशासन के पास गए, उनसे बात करने गए, हमें अच्छा खाना दीजिए, हमें अच्छा पानी दीजिए, और इसके चक्कर में कई स्टूडेंट्स को जॉइंडिस हुआ। एक विरोध था उनका, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। आखिरकार क्या हुआ? वो भड़क गए और उसके बाद उन्होंने पूरे कॉलेज प्रशासन में बसें से लेकर सारी चीजें फूंक दी। अब आप बताइए, इसमें क्या वो दोषी हैं? ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं आऊंगी क्योंकि हर पहलू पे बात करना जरूरी है, एक मजबूरी हो जाती है। तो ये तो हमारे ही देश का, हमारे ही स्टेट का, हमारे ही शहर की बात है, इसलिए मैंने इस चीज को रखा एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और लोगों की प्रतिक्रिया है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एच.एन. उपाध्याय जी, यहां पर बात ऐसे आ रही है कि जेंजी हमारे देश का जेंजी अलग है, दूसरे देशों का जेंजी अलग है। उनके शायद वो संस्कार या शिक्षा वैसी नहीं है, हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। जी देखिए राखी जी, निश्चित रूप से हमारे यहाँ के युवा मेहनती, बुद्धिमान और योग्य है। हालांकि इनकी योग्यता पर बीजेपी की सरकार, राज्य की हो, केंद्र की हो, हमेशा प्रश्न उठाती रही है। कहते हैं कि नौकरी तो
योग्य ही नहीं है नौकरी लायक। उत्तर प्रदेश से कई मंत्री कई बार ये बयान दे दिए कि वो तो नौकरी लायक ही नहीं है, तो नौकरी कहाँ पाएंगे। जहां तक हमारे विवेक जी कह रहे थे, शिक्षा इतनी महंगी कर दिया इन्होंने, और इतनी महंगी कर दी कि गरीब आदमी जो युवा है, जिसके बच्चे वो पढ़ने के लिए असमर्थ है उसमें, अब पढ़ भी ले रहे हैं तो नौकरी की समस्याएं आप देख ही रहे हैं। जनजीय आंदोलन हमारे यहाँ अन्य देशों के रूप में इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ की लोकतंत्र की जो है विरासत इतनी मजबूत है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी और अन्य पूर्व के नेताओं ने मजबूत किया कि आप जो है सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी मांग को मनवाएं। ये तोड़ फोड़ में यहाँ का युवा विश्वास नहीं करता है। उसके बाद इन युवाओं की बात तो विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी खुद ही सुन लेते हैं, खुद ही मुद्दा उठा देते हैं। संसद हो चाहे सड़क पर हो, युवाओं की मन की बात वो कर देते हैं। उनको सांत्वना मिलता है कि एक व्यक्ति विपक्ष का नेता है जो हमारी बात को सुन रहा है, इसलिए वह हिंसक आंदोलन नहीं हो पाता है। लेकिन राहुल जी ने कहा कि जेएनजी के ऊपर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। क्या उन्होंने बुरा कहा? हमारे युवा ही नहीं इस देश की लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। विवेक जी कह रहे हैं कि वो गलत अर्थों में कह रहे थे। अरे भाई, वो भी प्रशंसा कर रहे थे, आज मोदी जी प्रशंसा किए तो ये अलग अर्थ हो गया। आप खुद सोचिए इनकी जो है चाल चेहरा कैसा है। उसी युवा को कभी खराब कहते हैं, बुरा कहते हैं और हिंसक कहते हैं, और आज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जेएनजी बहुत बढ़िया है। ठीक है, हमारे यहाँ जेएनजी युवा हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन उनके साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। आप देखिए शिक्षा कितनी महंगी हो गई, प्राइवेटाइजेशन की वजह से गरीब छात्र नहीं पढ़ पाते। एक उदाहरण मैं दूं, अभी जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में 42 सीट माइनॉरिटी के छात्रों ने एडमिशन ले लिया, प्रवेश उनका हो गया। इसके लिए भी विहिप के लोग और जो है इनके आनुषंगिक संगठन के लोग जो दक्षिण पंथी लोग हैं सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर 90% रिजर्वेशन कर दीजिए। अरे भाई, वहां पर 90% रिजर्वेशन कर देंगे और दलितों पिछड़ों की रिजर्वेशन की बात आती है तो आप कहते नहीं नहीं, इससे जातिवाद फैल रहा है। तो ऐसे ये युवाओं को गरगलाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे देश की लोकतंत्र संविधान के संरक्षण के प्रति, संविधान के प्रति इतना सम्मान पहले से है। आप देखिए 70 के दशक में जेपी नारायण के साथ पूरे युवा साथ थे हमारी सरकार के खिलाफ, लेकिन हमारी सरकार ने कभी युवाओं को ये नहीं कहा ये गलत रास्ते पर है, ये देशद्रोही है। ठीक है, युवा देश के भविष्य होते हैं। अगर किसी मसले पर उनको जो है अच्छा नहीं लगता है तो सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कभी उनको देश विरोधी नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा। ये तो जब युवा करें, किसान करें, कोई अगर विरोध करे तो उसको देशद्रोही सीधे कह देते हैं। तो जेएनजी अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ नहीं हिंसक हो पाया, नहीं जो है हो पाया क्रांति के रूप में हिंसक, इसलिए कि हमारा लोकतंत्र और संविधान के प्रति समर्थन बहुत जो है समर्पित है। हमारे यहाँ संवेदनशील है लोग, और विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उनकी बात को उठाते रहते हैं, उनके चोट पर घाव पर मरहम लगाते रहते हैं। जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी। रीना जी। जी राखी जी। रीना जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस करूंगी, जेएनजी होता है। हाँ विवेक जी वापस आऊंगी, एक सेकेंड, कई सारे मेहमान हैं, कुछ जल्दी से बोल रहे हैं तो बोलिए। इनकी बात का जवाब देने के लिए समय दीजिएगा। हाँ मैं समय दूंगी, बस समय दूंगी, सब लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं वापस से आऊंगी। रीना जी देखिए, जेएनजी, ये अच्छी बात है कि हमारे भारत देश में इस तरह की कोई चीजें नहीं है, कभी होना नहीं चाहिए। कुछ छोटी जो घटनाएं आई भी हैं, लेकिन हम उनको एक ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे देश के युवा कोई सोए हुए नहीं हैं, वो भी अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ, वो सम्मान करते हैं, इतना मजबूत है हमारा लोकतंत्र कि हम उन चीज़ों पर शायद हमारे जेएनजी वहाँ नहीं जाएंगे, बट जेएनजी तो जेएनजी है। हम क्यों उनको इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं? जैसे मोदी जी कहते हैं कि भारत के जो जेएनजी है उससे दूसरे देशों के जेएनजी को सोचना चाहिए। तो भाई आप किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को रख रहे हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। राखी जी नमस्कार, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारे देश के युवाओं पर हम लोग को गर्व है। हमारे देश का युवा आज 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से बराबर निरंतर हम देख रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बराबर उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मगर हमारे देश के युवा को, देश की 3 विधायिका हैं, न्यायपालिका, विधायिका और एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ चौथी एक और पिलर है
जो कि हमारा कहलाता है आपका मीडिया। उस पर पूरा यकीन है कि युवाओं के साथ में हमारी मीडिया खड़ी है, हमारी न्यायपालिका खड़ी है। इसीलिए कितना भी इनका कानून चाहे इन पे लाठियां बरसाए, देखिए हम जहां देख रहे हैं हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे जहां जहां राजस्थान चले जाइए, जहां जहां इनकी हम देख रहे हैं, गुवाहाटी देख रहे हैं, जहां जहां आप जाइए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां अगर युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, अपने रोजगार की बात उठा रहा है, अपने लिए न्याय मांग रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, मेरा भविष्य अंधेरे में जा रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हुआ था कि युवक शिक्षक को जो है भर्ती कर दिया और उसके कुछ सालों बाद उनको हटा के अब दूसरों को रखेंगे। तो उन जो बच्चों को रखा गया था, टीचर्स को रखा गया था, युवा टीचर्स को, जिनका भविष्य आगे बढ़ गया था, जिनका घर गृहस्थी उसी रोजगार से चल रही थी, जब उन्हें बेरोजगार किया गया तो क्या उनके दिल पर क्या बीती होगी, उनके परिवार पर कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो हमारे देश के युवा, उनको पता है कि हमारे देश की सरकार उनके लिए संवेदनहीन है, उनके लिए कोई भी रोजगार की वो मुहैया नहीं करा पा रही। इसलिए आप देखिए आज छोटे छोटे से लोगों ने हमारे देश के युवाओं ने छोटे छोटे से रोजगार शुरू कर दिए। आप जहां जाइए वहां ठेले लगे हुए हैं, जो एक बार शायद उन्होंने बोला भी था मोदी जी ने बड़े मन से कि पकौड़ा तलें। तो आज आप देखिए हर जगह युवा, जब उन युवाओं से बात करो कि तुमने ये ठेला लगाया, पता चला MBA है, इंजीनियर हैं। अब मोदी जी को ये बात तो समझ में आती नहीं है कि हम जो पढ़े लिखे युवा हैं उनकी शिक्षा को हम सही दिशा में ले जाएं तो हमारा देश और ज्यादा तरक्की करेगा। मगर आज आप किसी भी विभाग में चले जाइए, हर विभाग का रोना यह है कि उनके पास युवा कर्मचारी अधिकारी नहीं हैं। हर विभाग इस पीड़ा से, इस परेशानी से भुगत रहा है, मगर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग एक नया शब्दावली लेके आ गए हैं, उसके जरिए वो रोजगार दिया जा रहा है। वो भी किनको? जो उनके अपने होते हैं उनको वो रोजगार दे देते हैं। जो शिक्षित सही में योग्य बच्चे हैं, जो सही युवा हैं, वो बेचारे बेरोजगारी में मारे धक्के खा रहे हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के नेता कि हम युवाओं को कुछ नहीं कहते, इन्होंने देशद्रोही कहा। आपने देखा अभी वहां पे उनके साथ खड़े थे जब, तो उन लोग के हिंसक प्रदर्शन, उनके ऊपर लाठीचार्ज, गोली और सब चीज चलाई गई है, आंसू गैस छोड़े गए हैं, पानी का वो चलाया गया है। तो जब युवा अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, मध्य प्रदेश में भी खड़े हुए थे तो लाठीचार्ज किया गया था, जिनको हम मामा कहते हैं। शिवराज सिंह की सरकार में भी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। और आज आप मोहन सरकार के उसमें मैं भी यही बात बोलने वाली थी, राखी जी आपने मेरी बात बोल दी कि जो सीहोर में हुआ ये बहुत हृदय विदारक है। ऐसा ही यहाँ पे मैनिट में भी था कि मैनिट के स्टूडेंट्स जो हैं उनको खराब गंदा पानी, छिपकली मरी हुई है टंकी में। ये हम जब सर्वे करने गए तब पता चला, तो डायरेक्टर से बात की थी वहां पर, तो उन लोग से वहां पे व्यवस्थाएं करवाई गई थी। तो उनकी टंकी बदलवाई, टंकी में ढक्कन लगवाए, जो उनका खाने की जगह है वहां पे पानी बह रहा है, टपक रहा है, बहुत बुरे हाल हैं। युवा बेचारे हमारे देश के इस सरकार में नरक का जीवन जी रहे हैं। ना तो उन्हें रोजगार की गारंटी है, और जहां वो पढ़ने की, जहां वो बात कर रहे थे कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, जो इतने शान से बता रहे थे, आज आपको पता है उन इंजीनियरिंग कॉलेज की या मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी है? हर युवा, क्या मिडिल क्लास व्यक्ति और अपर मिडिल क्लास भी उसको वहन नहीं कर सकता है। तो ये देश हमारा किस दिशा में लेके जा रहे हैं? आपने देखिए सरकारीकरण सारा बंद करते चले गए, सारे सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों का बोलवाला होता जा रहा है। अब प्राइवेट स्कूल मनमानी की फीस ले रहे हैं, जो फीस नहीं दे रहा उस बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो यहां पर सिवाय लूट के और बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के और जनता को लूटने का, आप देखिए ना दिल्ली में कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बड़ा बड़ा बन रहा है, करोड़ों की तादाद लग के। इस सरकारी स्कूलों में ने क्या, आम जनता ने क्या गुनाह किया है जो उनको सरकारी स्कूल, सरकारी में आप इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी खोल के बताइए, उनकी संख्या बढ़ाइए, तब आप अपना सीना ठोकिए, तब आप अपने पीठ पे शाबाशी दीजिए कि सरकारी स्कूल हमने बढ़ाए हैं जिससे कि बच्चों की फीस कम लगेगी और वो पढ़ के अच्छे इंजीनियर तैयार होंगे। जितने इंजीनियर और जितने डॉक्टर तैयार होंगे, आज हमारी आबादी कितनी है और आप डॉक्टर्स की संख्या देख लीजिए कितनी कम है। ठीक है मैम, मैं वापस आऊंगी। मयंक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। मयंक जी, आप भी एक यूथ हैं,
और मुझे ऐसा लगता है जब जेनजी की बात होती है, एक यूथ की बात होती है, युवाओं की बात होती है, बहुत समझदारी से अपनी चीज़ों को रखते हैं। ये जो बयान जिस तरीके से आए हैं, पर्टिकुलरली बयान भी कह लीजिए, और जो चीज़ें हुई भी हैं, यहाँ पे कुछ छुटपुट हुई, बाहर से बहुत ज़्यादा ही आई, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैम मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसको जेनजी तो सिर्फ एक टर्म है, एक नॉमेनक्लेचर है जो कि एक एज को दिया गया है। बट जो भी रेवोल्यूशन होता है वो जनरली इसी एज में होता है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर, वो बीजेपी के थे, वो उन्होंने बात करी, फिर कांग्रेस के उन्होंने बात करी, कॉलेजेस की बात हुई है। मैं ये बता दूं कि मैं बच्चों से मिलता हूँ। हमारे 2010 में जब मैं पास आउट हुआ था तब 400 कॉलेज थे हमारे एमपी में। आज 4000 कॉलेज हैं हमारे एमपी में। तब जितने बेरोजगार थे उससे 10 गुना ज्यादा आज बेरोजगार हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कॉलेज तो खोल दिए हैं लेकिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट देयर। तो ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरा, जब कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि 70s में जो है रिवॉल्यूशन हुआ, जो आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, तो वो भी मोर और लेस सारे जो है उस टाइम के युवा नेताओं ने किया था, और उन्होंने कहा था हमने कितने शांतिपूर्ण तरीके से उसको संभाला। लेकिन ये शायद भूल गए कि शायद इमरजेंसी हमारे देश में जो लगी थी वो उसी समय लगी थी। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं ये मुझे समझ में नहीं आते। मैं पॉलिटिकल हूं नहीं, लेकिन मेरे मेरे मेरी नजर में एक चीज है कि आज मुझे जो दिखता है वो ये कि यूथ या जो भी जनता है वो तभी रोड पे आती है, वो तभी आंदोलन करती है जब कोई उसका सुनने वाला होता नहीं है, और जब उसकी कोई समझने वाला होता नहीं है। आज के जो हमारे वैचारिक मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उनके बारे में अगर हमारी रूलिंग पार्टी, हमारी अपोजिशन पार्टी अगर उसके ऊपर काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली लोगों को खुद ही आना पड़ेगा रोड पे। आज पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन पर्टिकुलर पार्टी या एनी वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ये सब जगह है। तो इन सब जगहों के लिए आप मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में, दिल्ली में कांग्रेस या आप वाले, आप जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई आपने पॉल्यूशन क्यों नहीं हटाया या काम क्यों नहीं किया। ट्वीट्स दिखेंगे आपको। सेम चीज मुझे नहीं लग रहा कि एमपी में जो है वो कर रहे हैं, या फिर बेंगलोर में जाके बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि इतना ट्रैफिक क्यों होता है यहाँ पर, आप क्यों नहीं बता रहे। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। तो जब जब हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब वो फाइट नहीं करेंगे हमारे राइट्स के लिए, when they are in power or when they are in opposition, then definitely youth will step up and they will go out and fight for themselves. तो ये पहले भी हुआ है। ये आजादी भी का जो आंदोलन है इसी से शुरू हुआ था 1857 का, जब हमारे सिपाही जो थे मंगल सिंह और जो बाकी के सिपाही थे उन्होंने शुरू किया। हमारा भगत सिंह और ये जो इन लोगों ने भी आंदोलन शुरू किया। हमारे जो और भी जो आंदोलन जो हमारी आजादी से रिलेटेड हुए हैं, वो मोर और लेस सब के सब जो है यूथ ने ही इनिशिएट किए हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि अब हमारा जो देश का करंट स्टेटस है ये इस पोजीशन पर आ गया है कि सूनर और लेटर हमको यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंट प्रोटेस्ट, बट वी विल बी सीइंग मोर वॉइसेस। हमें ज्यादा लोग मिलेंगे सड़क पे, हमें ज्यादा लोग मिलेंगे बातचीत करते हुए, हमें ज्यादा लोग मिलेंगे अगेंस्ट में बोलते हुए कि जो भी हो गया है बस अब और सहन नहीं कर सकते, सांस तो लेने दीजिए कम से कम। बिल्कुल ठीक है, मयंक जी वापस आऊंगी। के शाइनी जी, एक बात है, मुझे मैं किसी के भी बयान के लिए ऐसे कुछ नेगेटिव या क्रॉस नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं बार बार उस बयान पर इसलिए हूँ क्योंकि एक विरोध ये भी तो आ सकता है कि भारत के जो जेनजी हैं उससे दूसरे देशों के जेनजी को सीखना चाहिए। तो कल को तो ये विरोध भी हो सकता है कि क्या नेपाल का यूथ खराब है, क्या बांग्लादेश का यूथ खराब था। देखिए सिचुएशंस कुछ भी हुई हो, लद्दाख में जो हुआ क्या वहाँ का यूथ खराब है, इसके बाद फॉरेन कंट्रीज में आप चले जाए। मैं तो अभी हम अपने देश और पड़ोसी देशों की बात करूं, विदेशों को तो छोड़ दीजिए, अब चलिए वहां जो भी चीजें हैं तो हमें समझना पड़ेगा। यूथ तो यूथ है ना। और एक अभी मयंक जी ने बहुत क्लियरिटी दी, जब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम मजबूर हो जाएंगे। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ।
राखी जी देखिए, मैंग जी ने जैसे भी कहा कि यूथ जो है वो सबसे रेबेलियन एक ग्रुप होता है, जो जेनजी हम कहते हैं आजकल उन्हें। तो वो ही सब जगह क्रांति लाते हैं और उन्हीं को जो चेंज आता है सोसाइटी में, जो समाज में या पॉलिटिक्स में, सब जगह वो ही आगे बढ़ के जब करते हैं तभी होता है। लेकिन एक बात हमें और समझना चाहिए, जैसे हम दूसरे कंट्री से जब इंडिया को कंपेयर करते हैं तो एक चीज है कि भारत जो है वो बुद्ध का देश है। यहाँ पे एक जो आंदोलन होता है वायलेंस, पर वो वायलेंट वाला आंदोलन नहीं होता। हमारे सीए का प्रोटेस्ट हुआ, हमारे फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, हमारे अभी जैसे आपने बोला वीआईटी में प्रोटेस्ट हुआ, वहां थोड़ा सा आगजनी हुई है और वायलेंट हो गया वो। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि जहां पे भी आंदोलन होता है, भले वो यूथ हो, तो अभी दिल्ली में भी आज शायद मैंने देखा पोल्यूशन के अगेंस्ट में वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनने उसको लेकर प्रोटेस्ट किया और उनको अरेस्ट भी किया है। तो प्रोटेस्ट हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ जो यूथ है वो सो रहे हैं और वो एक्टिव नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे ऑल्सो रेज देयर वॉइस जब भी जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे किसी भी कॉर्नर में कहीं कुछ होता, भी लद्दाख में हुआ था, वहां पे भी मतलब यूथ ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वायलेंट नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ के जो है महात्मा गांधी ने जो हमें बताया कि हिंसा को नहीं अपनाना चाहिए। हमारा जो इंडिपेंडेंस भी मिला उसमें हमने हिंसा को अपना के हमने इंडिपेंडेंस नहीं लिया है। हमारे पास जब अभी ये जो जितने प्रोटेस्ट होते हैं वहां पे भी हमने हिंसा नहीं करा। तो ये एक कैरेक्टर है इस देश का। और उसके साथ हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है, उनके बहुत सपने हैं, उनके ड्रीम्स हैं। तो वो अपने ड्रीम्स को चेस करने में अपने खुद का जो मेहनत है वो डिपेंड नहीं होते। आप देखिए कहीं गांव में भी चले जाओगे, सड़क नहीं है तो वहां अपना खुद कुछ बना देंगे सड़क। ये नहीं कि अभी सरकार आके बनाएगी फिर हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है कि सिर्फ हम सड़क पे आके सिर्फ सरकार उत्तेजित होकर, और कई बार ऐसे भी होता है राखी जी कि हमें दूसरे लोग जो जियो पॉलिटिक्स है इसमें कई रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जाए। और उसके लिए यूथ को यूज करना सबसे इजी होता है, बिकॉज दे आर, उनके अंदर जोश बहुत होता है। तो उनको आप एक तरह से उकसा सकते हो, बरगला सकते हो। लेकिन हमारे देश में सभी जगह इस तरह से कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन आज तक इतना बड़ा कोई वायलेंट इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन यूथ एक्टिव है और यूथ जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे अपना वॉइस जरूर उठाते हैं। चाहे वो वीआईटी में जिस तरह से हेल्थ का इश्यूज आए हैं, अभी जिस तरह से आपने बताया जॉन्डिस से कई बच्चों का बीमार पड़ गए, कुछ एक आध बच्चों की डेथ भी हो गई है उससे। और वो जो प्रोटेस्ट है इट हैज टेकन अ वायलेंट शेप। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होती, शुरू से इसका संज्ञान ले लेती, तो शायद इतना आगे नहीं बढ़ता चीजें। तो ये दोनों चीजें हैं, यहाँ कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ता है। यू कैन नॉट ब्लेम द यूथ और द जेनजी फॉर दिस, और यू कैन नॉट ब्लेम, आप ये बोलो कि नहीं हमारे यहाँ के यूथ एक्टिव नहीं है, सो रहे हैं या उसमें, बट ऐसा भी नहीं है। दे आर डूइंग देयर जॉब। एंड हमारे यहाँ के यूथ जो है वो इंजीनियर, आप बाहर के जो इंटरनेशनल आप मंच में भी देखेंगे आजकल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो वो चाहे रील बनाना हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो या रिसर्च फील्ड में, इंडियंस का डिमांड पूरे ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी एक्टिव पीपल। तो इसलिए हमें ये चीज समझना चाहिए कि उनको जिस तरह से जो एक्सपोजर मिलना चाहिए, अगर हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उनको नहीं दिया तो वी विल बी लूजिंग द अपॉर्चुनिटी जो हमारे इंडिया के पास आज है। जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है वो यूथ है, और 35% हमारे यहाँ के कंट्री के जो पॉपुलेशन है वो यंग पीपल है। तो उनको प्रॉपर उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका प्रॉपर खाना पीना, उनका जो एक हेल्थ जो रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और सुरक्षा, ये 3 चीज उनको मिलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मिला तो हम लोग एक बहुत अच्छा एक हमारा जो एक एसेट है उसको हम नष्ट कर देंगे। ठीक है सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सुनील जी, एक तरफ जी। राहुल गांधी जब कह रहे थे कि अब जो है वो जेनजी ही लोकतंत्र की रक्षा करेगा, वो एक राजनीतिक रूप से कहा होगा, लेकिन जो विरोध हुआ वो किन सिचुएशंस में हुआ, उन सारी चीज़ों को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात कही थी। जब उस जेनजी की बात की गई थी तब बड़ा विरोध हुआ था सत्ता पक्ष की तरफ से, ये किसी से छिपा नहीं है। काफ़ी बातें आई थी कि राहुल गांधी ऐसे ही लोगों का समर्थन करेंगे, हिंसा का ही समर्थन करेंगे, जबकि सिचुएशंस बहुत अलग थी। आज मोदी जी भी उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलर जेनजी शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। आज उसी जेनजेड की सराहना पीएम मोदी कर रहे हैं। तो सर, जेनजी तो वो भी थे, जेनजी आज हमारे भारत के भी हैं जिनकी सराहना की गई, और उन्हीं से सीख लेने की बात भी कर रहे हैं कि दूसरे देश के जो जेनजी हैं वो हमारे देश के यूथ से सीखें।
बात इस चीज की है कि बात जेंजी है, लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा तब विरोध हुआ, आज उसी जेंजी की सराहना। क्या मायने, आप क्या समझते? देखिए राखी जी, कहने करने और सोचने के तरीके सबके अपने अपने होते हैं। हम लोग जब छात्रवादी करते थे तो नारा लगाते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मतलब यूथ हर देश के निर्माण में सबसे ज्यादा सहभागी होता है। जी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, मेरे सारे बुद्धिजीवी प्रवक्ताओं ने कहा इस बात को कि जो यूथ होता है उसमें ताकत बहुत होती है, समझने की शक्ति कम होती है। उस युवा अवस्था में बच्चे फायदा कम देखते हैं, नुकसान कम देखते हैं, लेकिन जिस लक्ष्य पे चल पड़ते हैं रुकते नहीं हैं। चाहे हमारी आजादी हो, उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान हमारे यूथ का रहा हो। आज भारत के बढ़ते हुए कदमों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? यूथ का है। तो भास्कर शुक्ला अंतरिक्ष गए, वो भी यूथ ही हैं। तो दोनों लोगों के कहने में मानता हूं, राहुल जी की सोच में और नरेंद्र मोदी जी की सोच में। जिस तरह से राहुल जी का एक बयान आया था कि नेपाल की तरह जेनजी तैयार रहे, तो वो कहने का लक्ष्य क्या था? और मोदी जी ने जो कहा कि जेनजी आज दुनिया में नाम फैला रहे हैं हमारे देश की युवा। और अगर सरकारें हमारी सही ढंग से काम की होती तो कोई ऐसा देश है जहां साइंटिस्ट या डॉक्टर्स हमारे भारत के नहीं है। सबसे पहले तो हमको अपने उस जेनजी को रोकना चाहिए जो रोजगार तलाश में बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है और वहां अपनी प्रतिभा को फैला रहा है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो अच्छा यही होगा कि अगर वो जेनजी हमारे देश में अपना रोजगार पाएगा, सम्मान पाएगा, तो देश जिन रास्तों पर चल रहा है उससे 1000 गुना और आगे बढ़ेगा। और अभी मैं सुन रहा था कि अहिंसा, हमारा देश तो हमेशा अहिंसावादी रहा, अहिंसा परमो धर्मा हम लोगों को बचपन सिखाया जाता है। हिंसा का मार्ग भारत में अपनाने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम लोगों की संस्कार संस्कृति ऐसी नहीं है राखी जी जो हम लोग हिंसावादी हों। हम लोग तो एक चींटी मरती है उसमें चिंता करते हैं, बिच्छू जहर देता है उसमें चिंता करते हैं, अरे इसको मत मारिए। तो इस देश में जो आग लगाने का काम जिसके द्वारा भी किया जा रहा है वो देश के वासी बहुत नजदीक समझ रहे हैं। और जेनजी को जिस तरह से उकसाया जा रहा है वो युवा वर्ग भी हमारा समझ रहा है, और युवा वर्ग इस बात को देख भी रहा है कि हम कहां किसके साथ सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन मैम जी की एक बात बहुत अच्छी हमको लगी कि देखिए, सहने की सबकी एक क्षमता होती है, युवाओं को भी एक अच्छे तरीके की जिंदगी जीने के अवसर मिले तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन सारे लोगों को रोजगार मिल जाए ये कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। जो हमारे चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल के नेता हो गारंटी नहीं ले सकते हैं कि सारे लोग मेरी सरकार आई हम रोजगार देंगे। अगर दे तो बता दीजिए हमको। समस्या रोजगार की है। और मैम की एक बात मुझे और अच्छी लगी कि विद्यालय भी इतने ज्यादा खोल दिए गए हैं, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई शिक्षा, अगर उस शिक्षित वर्ग को रोजगार नहीं मिलेगा तो बिजली हमें प्रकाश भी देती है और चूक जाए तो हमारी जान भी ले लेती है। इसलिए देश को और नरेंद्र मोदी जी को उन युवाओं के लिए भी सोचना चाहिए जिनके पास रोजगार नहीं है। और शिक्षा की जो बात आई राखी जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में प्राइवेट विद्यालयों में इतनी फीस बढ़ा दी गई है, कोई नियंत्रण नहीं है। और एक बच्चे ने आत्महत्या तक कर ली कि उसकी फीस नहीं जमा थी, इम्तिहान बैठने दिया जा रहा था। तो सरकार को ऐसा कानून बना देना चाहिए कि स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर इससे ज्यादा फीस आप नहीं ले सकते हैं। विवेक जी हमारे बैठे हुए हैं, सैकड़ों इनके शासन में मैं धन्यवाद दे रहा हूं, गूंज रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य सेवाओं को लेके भाजपा में रहने के बावजूद भी आप दिन रात लगे रहते हैं। ये समस्याएं हैं, सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो बहुत दिक्कत पैदा होगी। और राखी जी देखिए, हम लोग तो मीडियम क्लास चर्चा करते रहे 6 लोग बैठ करके, लेकिन इस बार जब सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी जी ने मीडियम क्लास पर भी काफी कुछ किया। यहाँ तक कि चाहे टैक्स में हो या अन्य सुविधाओं में हो, उन्होंने सुविधाएं प्रदान की। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से भी कहना चाह रहा हूं कि युवा आपकी वो शक्ति है जो दुनिया में अपना नाम फैला रहे हैं और दुनिया में कुछ भी भारत के लिए कर सकते हैं। आप उनके लिए भी सोचे। अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो दिक्कतें तो होगी, लेकिन जिस तरह से राहुल जी जिन का आह्वान कई मुद्दों करते हैं, मैं व्यक्तिगत इसका विरोध करता हूं। हमारे युवाओं को गुमराह न कीजिए, उनका सदुपयोग कीजिए देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जिससे हम और आगे बढ़ सके। राखी जी ठीक है, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या राय आपकी है जेनजी को लेकर? और आज के समय में, मतलब पर्टिकुलर मैं आज के बयानों की बात करूं
तो मोदी जी ने जो कहा और राहुल गांधी जो कह रहे थे, उनके क्या मायने आप देखते हैं? ये देखिए राखी, राहुल जी ने क्या कहा, उन्होंने भी संविधान की रक्षा करने की बात कहा कि जैन जी के ऊपर जिम्मेदारी है और संविधान की रक्षा करेंगे। मोदी जी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही कि जैन जी जो है हमारे देश का, उससे अन्य देशों के जैन जी को सबक लेना चाहिए। जहाँ तक हिंसा का सवाल है, हमारे देश में जब भी आज़ादी मिली तब भी हिंसा का सहारा नहीं लिया गया, अहिंसा के माध्यम से ही आज़ादी मिली। इसके बीच में जब जेपी आंदोलन हुआ तब भी जो है आंदोलन अहिंसक था, जबकि युवाओं ने किया, जैन जी ने किया। हर दौर में जैन जी सामने आता है और आएगा। बिल्कुल मयंक जी सही कह रहे हैं कि उसके भी सहने की क्षमता होती है। हमें लगता है कि कुछ चंद लोग जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं तब जैन जी सड़क पर आता है, और उस समय क्या होता है कि वो ये समझ लेता है कि सरकार अभी इस लायक नहीं बची है कि वो हम लोगों की समस्याओं को सुन सके। आपने बड़ा छोटा सा उदाहरण दिया, आपने एक छोटे से एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया। आप सोचिए बच्चे जो है कितने समय से इस बात से जूझ रहे थे, उनका गुस्सा कब फूटा? जब प्रशासन नहीं सुन रहा। ठीक वही हालत सरकारों की है। अगर सरकार उचित व्यवस्था नहीं करती है, सरकार युवाओं का प्रॉपर सम्मान नहीं करती है, क्वालिटी एजुकेशन देने दिलाने का काम किसका है? इतने मेडिकल कॉलेज आप खोल दीजिए और जहाँ पर टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, और अच्छे प्रोफेसर्स नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं है। आप बताइए, आप कहते हैं कि यहाँ का युवा स्किल्ड नहीं है। पहली बात तो आपके जो पढ़ाने वाले वो कितने स्किल्ड हैं, उनको भी समझना चाहिए। आपको शिक्षा देने वाले कितने स्किल्ड हैं। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि देश में जब भी इस तरह की किसी भी देश में अगर इस तरह का जैन जी का आंदोलन होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर स्थानीय समस्याएं होती हैं। अब रही बात गुमराह करने की, आप देखिए हमारे देश का युवा बहुत कम, देखिए विविधताओं का देश है, हर जगह की अलग अलग कल्चर है। ऐसा नहीं कि एक साथ सारे युवा विद्रोह कर देंगे। हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में अंतर है। जैसे मान लीजिए नेपाल की आप बात करती, बांग्लादेश की बात करती, जैन जी की, ऐसे आंदोलन हमारे यहाँ होने की संभावना कम है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी कोई इस तरह की बात नहीं सुनी जाएगी सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से युवा भले ही अहिंसक हों, लेकिन वो जो है सड़क पर आएंगे। और हमारे यहाँ का युवा जागृत है। एक सबसे बड़ी बात राखी मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पर जिस तरह के माहौल हैं, आपको प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे युवा बड़े सक्षम हैं, पूरी दुनिया में उनका ये है। लेकिन आप ये बताइए इनकी संख्या कितनी है? आप सबको उस लाइन पर ले आइए। जो जिस स्तर का युवा है उसको वैसा रोजगार मिलना चाहिए, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी दें। आप प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप की बात किया, छोटे छोटे स्टार्टअप की बात किया, जिसके माध्यम से आप कई स्टार्टअप खड़े हो गए। तो ये चाहे स्पेस में हो, चाहे आप सोशल सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, छोटे छोटे स्टार्टअप भी हैं। अगर उनको प्रॉपर व्यवस्था मिलेगी तब तो वो जो है सड़कों पर नहीं उतरेंगे। आप देखिए जब भी कभी वो, जैसे मान लीजिए स्टार्टअप शुरू करना है, और स्टार्टअप आने में मुद्रा योजना, तमाम योजनाएं हैं, लेकिन अगर उनको नहीं मिलती, दर दर भटकते हैं, तो ऐसी दशा में युवा फ्रस्ट्रेट होते हैं और सड़कों पर आते हैं। मेरा ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस संदर्भ में बात कह रहे थे वो देश के युवाओं के लिए बड़ी सार्थक बात है। लेकिन एक बात और है कि ये इसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और उनकी खुद की है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, अगर विपक्ष इस तरह से उकसा के कोई आंदोलन करता है जो हिंसक होता है, तब जैन जी निशाने पर आता है। लेकिन ये बात तय है कि अगर उनकी समस्याओं को लेकर विपक्ष साथ आता है, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी बराबर है, तो निश्चित रूप से हम ये मान लेंगे कि जैन जी अपने यहाँ का जिस तरह से काम करेगा वो एक अलग ही दशा और दिशा होगी। जब हम आज़ादी के अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं जैन जी के माध्यम से, तो आप छोड़िए इन समस्याओं को कहीं भी हल निकल सकता है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि जो तैयारी है सरकार की, या सरकार जिस दिशा में काम करना चाहती है, अगर वाकई उस दिशा में काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे देश का जैन जी, इस जैन जी से दूसरे देशों के जैन जी को सबक लेने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, समय भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप में से जो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं, प्लीज जल्दी जल्दी से बात रखिएगा, क्योंकि विवेक जी ने समय मांगा था। हाँ विवेक जी, पहले आप बोलिए। हाँ उपाध्याय जी इसके बाद। देखिए राखी जी, मैं सबकी बातों को जवाब दे दूं। सबसे पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि 70 के दशक में एक जेपी जी के आंदोलन में नेतृत्व में एक आंदोलन जन्मा था। उस समय की इन्होंने इमरजेंसी इस देश में थोपा था इनकी सरकार ने, और छात्रों को थानों में उल्टा लटका के पिटवाया था।
तो लोकतंत्र की जड़ें हिलाने का काम इमरजेंसी के दौरान जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। सत्यता यह है कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और उस कारण से देश में लोकतंत्र कायम है। दूसरा विषय जो हमारे आम आदमी पार्टी की नेता ने उठाया, देखिए उत्तर प्रदेश में जब हम सरकार में आए थे तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजना पे काम किया। आज हमारे 100% जिलों में मेडिकल कॉलेज की संख्या की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वहाँ की फीस की बात कर रही हूँ। आज आप बात करिए फीस की। 25 लाख से नीचे फीस नहीं है। कौन गरीब आदमी फीस दे पाएगा और बच्चे को बना पाएगा? ऐसे कॉलेज किस काम के जो 25 लाख 30 लाख फीस मांग रहे हैं? देखिए आज आप उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, 25 लाख 30 लाख से नीचे की फीस नहीं है 1 साल की। राखी जी, उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 के लमसम सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बात नहीं कर रहा, इनकी ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, और किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपने पहले कहा था कि संख्या बढ़ गई है जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी है। आपने प्राइवेट कॉलेज के लिए भी पीठ थपथपाई थी। प्राइवेट फीस बता रही हूं, जो प्राइवेट आपके लिए नहीं है, सरकारी मेडिकल कॉलेज कम से कम 100 की संख्या में है उत्तर प्रदेश में। जानकारी ना हो तो जानकारी कर लीजिए, और उसमें कहीं भी फीस 35 से 50 हजार के ऊपर नहीं है। मैं मेरे भतीजा पढ़ रहा, मैं खुद जानता हूँ फीस कितनी है उत्तर प्रदेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में। उसमें भी SC ST की फीस सरकारी में भी माफ है, प्राइवेट में भी माफ है, जान लीजिए। और प्राइवेट में भी उनका समाज कल्याण विभाग से वजीफा भी दिया जाता है जो निर्बल आय वर्ग के लोग हैं। टाइम पर छात्रवृत्ति नहीं पहुंचती है, टाइम पर छात्रवृत्ति नहीं पहुंचती। ये सब बातें नहीं, जो बच्चे परेशान होते हैं वो बोलते हैं, वही अपनी पीड़ा लेके सड़क पर उतरते हैं। आप युवाओं की बात कर रहे हैं मगर युवाओं को सुविधाएं तो दे नहीं पा रहे हैं। युवाओं से ही देश चलता है, मगर युवाओं के लिए आप बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। 10 साल में ना आप पोल्यूशन कंट्रोल कर पाई, ना आप किसी शिक्षा आपने कर लिया। आपके पास चारों ऑप्शन हैं, केंद्र भी, राज्य भी, नगर निगम भी और आपका राज्यपाल भी, मगर आप क्या कर पाए? आज भी बात निकल रहे हैं, तो आप ये बात तो करें ही नहीं। आप बीजेपी काम करने वाले युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रही है। आपकी खिचड़ी चिल्लाने डिलेट नहीं होगी, आप सुनना नहीं चाहती जवाब। ये ठीक तरीका से आपने सारे आरोप लगाए, मैं आपकी सारी बातों जवाब देना चाह रहा था, लेकिन आप डिबेट को डिबेट करके चाहते हैं। आप जाने किस बात पे चले गए? मैं सारी बात कर रहा हूँ, फीस की बात कर रहा हूँ। किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 35,000 से 50,000 के ऊपर फीस नहीं है। सरकारी नहीं, प्राइवेट की बात हो रही है सर। रुकिए, चलिए उपाध्याय जी अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, अभी इसी बात से हम कह दे रहे हैं, विवेक जी की पार्टी प्रदूषण रोकने की बात कर रही थी। अगर ये यमुना में प्रदूषण रोके होते तो कृत्रिम यमुना नदी बनाकर छठ पूजा की व्यवस्था करना नहीं पड़ता प्रधानमंत्री जी के लिए। कृत्रिम यमुना नहीं, कृत्रिम गंगा जी लाई गई है। हाँ, और उसको जब वापस ले लिए, पूजा से हट गए, तो ये बस बात करते हैं। अगर हम एक बीएड डिग्रीधारी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 से 15 लाख बेरोजगार डिग्रीधारी बात तो है। कितने युवा बढ़ गए हैं, तो कितने कॉलेज खोल दिए, सरकारी बात करते हैं कि प्राइवेट है, प्राइवेट की फीस भी तो कम करिए। वो तो निजीकरण करके कमाने में लगे हुए हैं, उसे अप्रत्यक्ष रूप से चंदा लेकर अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, ये जेएनजी आंदोलन हमारे यहाँ इसलिए सकारात्मक है क्योंकि विपक्ष के लोग, आप बताइए, राहुल गांधी जी हो चाहे कोई विपक्ष के लोग उनका साथ देते हैं। आप जो है पेपर न्यूज पर देख लीजिए, ये आप विरोध कर रहे किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, इलाहाबाद में किस तरह से उनके सर फोड़े गए। भाई ये सर फोड़कर और पुलिस के बल पर ये जो है आंदोलन दबाना चाहते हैं, जो है नेपाल जैसा और बांग्लादेश जैसा आंदोलन का रूप ले लेंगे। ये तो भाग्य मनाइए, दंड मनाइए कि जेएनजी युवाओं के साथ विपक्ष के नेता लोग खड़े हैं। खासतौर से आदरणीय राहुल गांधी जी उनके हर मुद्दे पर सड़क पर से संसद से सड़क पर तक का उनकी आवाज बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानता, इसीलिए कांग्रेस की दशा है। किसी को मानते हैं, जेएनजी विपक्ष के लोगों के साथ सरोकार नहीं रखता उपाध्याय जी। अगर जेएनजी आपसे सरोकार रखता तो आप होते सत्ता में, पैदल ना होते आप।
10,000 रुपया देकर वोट खरीद रहे हैं। अगर युवाओं की चिंता होती तो 10 लाख रुपया देकर वोट नहीं खरीदते। आप महिलाओं को उद्यमी बनाने को आप कह रहे हो खरीद रहे हैं। जेंजी पे मैं उसके बाद नहीं बोलूंगा। आपको 36,000 का गोबर खरीद रहे थे, गोबर नहीं खरीद रहे, गोबर घोटाला करके चले आए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो आप गोबर खरीद रहे थे, मत करिए ऐसे। गोबर नहीं खरीद रहे, गोबर में घोटाला करके चले आए। ठीक है, प्लीज रुकिए। मैं राखी जी जी ये मैं पता है, मैं एक्चुअली यही बोलना चाह रहा था कि आज हम जो बात कर रहे हैं और जो मुद्दा चल रहा था, एंड सडनली क्या होता है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये होती है, हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारे जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, जो ग्राउंड इश्यूज हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं। हमारी बातें होती हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपके जमाने में ये हुआ, आपके जमाने में ये हुआ। आज की डेट में मैं ग्राउंड में जाता हूँ, मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मैं एक आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं जॉब करता हूं। हमारे यहाँ रोड नहीं बनी अच्छी, किसी भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी बेहद कमी है। हम भोपाल में हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भोपाल में पब्लिक बसेस नहीं है। आज की डेट में अगर बच्चे को कॉलेज जाना है तो या तो वो कॉलेज की बस में जाएगा या वो 2 ई रिक्शा जो चलते हैं उसकी मजबूरी है कि वहां जाएगा। किसी भी कॉलोनी में नाले नहीं है, नाली नहीं है, सड़कों पे लोगों की गाड़ी धुलती है ना तो पानी सड़कों से आता है और सड़कें सारी टूटी हुई हैं। ये मुद्दे हैं, इनके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों ब्लेम हो रहे हैं इधर उधर, ये समझ में मेरे को नहीं आता। सर हरी सर अभी बोल रहे हैं राहुल गांधी सर मुद्दा उठाते हैं, मुझे नहीं लगता सर कि वो मुद्दा उठाते हैं। वो एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके जा रहे हैं जो कि उनको बार बार हर इलेक्शन में डिफीट दे रहा है, उसके बावजूद भी जा रहे हैं। दैट इज the benefit which they are giving to BJP ultimately, ऐसा मुझे फील होता है। डिफीट के कई कारण है, राहुल गांधी जी के मुद्दे गलत नहीं है, होंगे अन्य तरीके राहुल जी हर मुद्दे युवाओं को उठाते हैं, चाहे लेकिन एटलीस्ट उनको ये तो समझना चाहिए। ठीक है उपाध्याय जी, चलिए उनकी नहीं दे रहा है, व्यक्तिगत राय, वो कोई आरोप नहीं लगा रहे राहुल गांधी पे, वो इनका अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा है, वो प्लीज करना है। सो एनीवेज मेरा सिर्फ यही बोलना है कि देखिए यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं तो पहली बार इस तरीके के डिबेट में आया हूँ, तो मैं बस इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे जैसे जो युवा हैं, मैं तो खैर उनसे बड़ा हूँ, लेकिन जो युवा वर्ग है उनकी बातों में सुनता हूं, उनके साथ में घूमता हूं, मैं बैठता हूं, तो बात सिर्फ इतनी है कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन पे बात कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए, उनको वैल्यू दीजिए। स्किल आदमी आज भी बेरोजगार नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं। मेरे पास खुद जॉब्स आती हैं, मैं उनको देता हूं, लेकिन आदमी को स्किल इंपॉर्टेंट है, आदमी को बेसिक सहूलियत इंपॉर्टेंट है, रोड, नाला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अच्छी हवा और खाना। अगर ये मिल जाएगा ना, कोई नहीं आएगा आगे आंदोलन करने के लिए। ठीक है सुनील जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, मैं उपाध्याय से कहना चाह रहा हूं, हालांकि मैं उस मुद्दे पर जाना नहीं चाह रहा था। आज आप लाठीचार्ज चर्चा कर रहे हैं, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मैं चश्मदीद गवाह हूं। वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिस तरह से शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज कराया और घोड़े दौड़ाए, उसके बाद स्वतंत्र सरकार आपकी आई हो तो बता दीजिए। सरकार जब जिसकी रहती है मन माफिक काम करता है, सत्ता से जब बाहर होता राखी जी तो जन कल्याण की बात करता है। जिन आज किसानों की राहुल जी बात कर रहे हैं, उन किसानों को 5,000 रुपए के लगान के लिए 15 दिन एसटीएफ की जेल में डाला जाता था। मैंने अपनी आंख से देखा है, अगर गलत कह रहा हूं उपाध्याय जी आप गांव में जाकर मालूम कर लीजिए। वो दलित शोषित बंचित जिनकी आप राहुल जी रहनुमा बने हैं, आपकी सरकारों में उनके जानवरों पशुओं को उठा कानी हौज बंद कर दिया जाता था। और यही कारण है कि जनता इस देश की सब समझ रही राखी जी, किसके साथ हम सुरक्षित है, कैसे देश हमारा आगे बढ़ेगा। और युवा राहुल जी, मैं फिर कहना चाह, राहुल जी कहने का मकसद किस तरह का है वो समझ रहा है, मोदी जी कह रहे हैं वो भी समझ रहा है, और उसके रिजल्ट भी देश को मिल रहे हैं। लेकिन मैं युवाओं से ये कहना चाह रहा हूं बार बार कि किसी के कहने से भ्रमित मत होइए, आप वो शक्ति है जो देश की दिशा बदल सकते हैं, दशा बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की भी सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जेनजी पर बात हो रही थी और भारत के जो जेनजी हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है दूसरे देश के जेनजियों को। देखिए ये जो बात कही है पीएम मोदी ने, बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। भारत और यहाँ के यूथ की जो बात होती है, यूथ होता है, वो जो भी कर रहा है, इस पूरी चर्चा से एक बात तो समझ में आई, ऐसे ही वो सड़कों पर नहीं है, ऐसे ही वो हिंसक नहीं है। यदि उनकी सुनवाई नहीं होगी, यदि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो बहुत मजबूर होने के बाद वो इस कदम को उठाते हैं। तो समस्याओं का समाधान यदि सरकारें करेंगी तो शायद इस तरह की बातें कभी नहीं होंगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।